तो बिलाशुबा हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर ये दिन इंतहाई अहम है कि जब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुश्तरका तौर पर यह फ़ैसला लिया कि अब हम एक अलग रियासत की डिमांड करते हैं। तो मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में, जो कि लाहौर का सेशन था और इसको करारदाद लाहौर का नाम दिया गया, तो करारदाद लाहौर में ये तय पाया कि आइंदा मुसलमान अपनी सियासी हैसियत और सियासी साख को बरकरार रखने के लिए अपने लिए एक अलग रियासत का मुतालबा करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद हुए आज तकरीबन 80 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है। जी शमशेर साहब, हमें 23 मार्च 1940 का जो मुनक्किदा इजलास हुआ लाहौर में, जिसको करारदाद लाहौर कहा जाता था और बाद अज़ां फिर कुछ सालों के बाद ही इसका नाम बदल गया और इसको करारदाद पाकिस्तान कहा जाने लगा, और यही पाकिस्तान और एक आज़ाद इस्लामी रियासत की बुनियाद के तौर पर भी इसको लिया जाता है कि ये दिन जो था मुसलमानों की तारीख़ में इसकी सियासी तौर पर क्या अहमियत थी। अगर बात करें, जो इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि मुसलमानों की तारीख़ बदल के रख दी, तो वो ज़रूरत क्यों पेश आई? ऐसे कौन से फैक्टर्स पीछे चले आ रहे थे जिन्होंने इस चीज़ को इफ़ेक्ट किया कि या इस चीज़ को कैसे हिम्बल्स किया कि एक अलहदा रियासत की या अलहदा रियासत का मुतालबा किया जाए। उससे पहले भी मुतालबे हो रहे थे और वो भी, इस पे बात भी होगी, लेकिन ये जो 23 मार्च है इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस तरह लगा लें कि अगर 23 मार्च ना होता तो आज शायद 14 अगस्त भी ना होता। इसके बारे में आजकल जो पाकिस्तान में हालात हैं, इसके बारे में बहुत सारी मिथ भी क्रिएट हो गई हैं, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैं हमेशा अपना इस हवाले से, इस दिन के हवाले से, जब भी कोई तकरीर होती है, कोई स्पीच होती है या मुझे इनवाइट करते हैं, वहाँ पे मैं हमेशा एक बात कोट करता हूँ, वो ये कि किसी भी स्टेट में, नॉट इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर, किसी भी रियासत में, किसी भी कौम के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की। आप सब ने अगर फिज़िक्स, मैथ, आपका बैकग्राउंड उधर रहा हो, साइंस का, आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि जब एक चीज़ की वैल्यू बढ़ती है दूसरी चीज़ की वैल्यू बढ़ती। उन्होंने कहा कि अपना दो कौमी नज़रिया पेश किया कि इनका जो सोल्यूशन है वो यही है कि इन्हें फार अपार्ट होना है, इन्हें एक दूसरे के करीब ये कभी नहीं रह सकती, मुतहिद ये कभी नहीं रह सकती। खैर उनकी बात जो थी, क्योंकि एक पॉलिटिकल फार्म पे नहीं हुई थी, तो वो कहते हैं ना कि बात आई गई होगी। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों की जो तालीमी खिदमात हैं उनके लिए बहुत खिदमात सर अंजाम दी। साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया, उसका जो बेसिक पर्पस था साइंटिफिक सोसाइटी का, कि उसके पीछे मुसलमानों ने कह दिया कि हम इंग्लिश तो पढ़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा चलो फिर जो इंग्लिश अलूम है जो वेस्ट का था, मगरिब का, उसका तर्जमा किया जाए, और मुसलमानों को तरगीब दी कि ये किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से ये अपने साइंटिफिक अलूम जो है उसमें पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि एट दैट टाइम अगर आप उस टाइम के करंट अखबारात को निकाल के देख लें, उसमें जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर मुसलमानों की रेशियो थी, और या फिर जजेस थे, वकील थे, जो गवर्नमेंट होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, उसमें ज़ीरो थी। अगर कोई था भी तो एक था, और जज तो ब्यूरोक्रेसी में ज़ीरो थे, बिल्कुल क्लियर एंड कट। तो उन्होंने मुसलमानों को कहा कि आप पॉलिटिक्स जो है इससे एक लम्हे के लिए, कुछ अरसे के लिए, अब हमारे यहाँ कुछ राइटर बुक्स लिखते हैं, वो कहते हैं, उन्होंने क्लियर कहा कि अपना आप पॉलिटिक्स से दूर रहें, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने कहा कुछ अरसे के लिए आप पॉलिटिक्स से दूर रहें, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं और अगर आप में शऊर नहीं है, सियासी शऊर नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप अपने मुल्क को बजाय फ़ायदा देने के उसको नुकसान देना शुरू कर देंगे। तो उन्हें पता था उस टाइम की सियासत का, आज की वो सियासत नहीं थी। उस टाइम की सियासत आपके खिलाफ अंग्रेज़ बैठा था, इंग्लैंड, गोरा, वेरी इंटेलेक्चुअल, जो आप अगर बात करेंगे तो आपको डिफेंड करना होगा अपनी बात को, ये नहीं कि हवा के अंदर आपने बात कह दी। सेकेंडली, जो कांग्रेसी लीडर थे उनको आपने डिफेंड करना होगा किसी पॉइंट पे। आपके मुकाबले में कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी, नो डाउट हमारे वो मुखालिफ थे, लेकिन एक बहुत बड़ा दिमाग था वो। तो एक अरसे के लिए उन्होंने क्या कहा कि आप सियासत से किनारा कशी करें और आप किस में इंटरेस्ट अपनी करें, एजुकेशन में। तो उन्होंने बहुत सारी
अलीगढ़ बाद में कॉलेज था, वो बाद में 1920 में यूनिवर्सिटी भी बनी और ख़िदमत सर अंजाम दी। और उसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो मूवमेंट चली पाकिस्तान की, उसमें अपना एक कलीदी और अहम किरदार अदा किया। अच्छा, ये तो थी एक बेसिक नज़रिया जो सर सैयद अहमद ख़ान ने दिया, इंटेलेक्चुअल ये नज़रिया था कि उन्होंने कहा कि एक जो दो कौमें हैं वो एक अपने पॉइंट पे, छोटे से पॉइंट पे, हालांकि सोशल इश्यूज जब आप देखते हैं कुछ कम्युनिटीज़ को टुगेदर करने की कोशिश करते हैं उसमें बहुत सारे इफेक्ट आ जाते हैं, सोशल आता है, पॉलिटिकल आता है, इकोनॉमिक आता है, रिलीजियस आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब एक छोटे से मसले के ऊपर ये इकट्ठे नहीं हो सकते ज़बान के मसले पे, तो ये किसी मसले पे अपना किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे या सियासी प्लेटफॉर्म पे या आप माशरती लिहाज से ये इकट्ठे नहीं हो सकते। अब आगे चलते हैं। 1885 कांग्रेस का क़याम होता है और उसकी बुनियाद कौन रखता है? ए.ओ. ह्यूम, जो ख़ुद एक अंग्रेज़ था। उसके बाद कांग्रेस का जो मंशूर आप पढ़ लें 1885 में, वो बेसिक ये कभी नहीं लिखा गया था कि ये हिंदुओं की जमात है, या उसमें ये नहीं लिखा गया था ये फ़लानी कम्युनिटी की जमात है। जो कांग्रेस बनाएगी, ए.ओ. ह्यूम ने बनाई, उसका बेसिकली पर्पस क्या था ये समझने की कोशिश। उसका बेसिकली पर्पस ये था कि जब हम कॉलोनी थे इंग्लैंड की, बरतानिया की, और जब उन्होंने कोई इंसिडेंट एक्ट या रिपोर्ट कोई उन्होंने लागू करनी होती थी इधर हिंदुस्तान में, तो उनके पास कोई पॉलिटिकल ब्रिज नहीं था। तो ये जो कांग्रेस कायम की गई, बेसिकली ये मुतहिदा जमात थी, सबकी, हिंदूज भी शामिल थे उसमें, मुस्लिम भी शामिल थे, सारे शामिल थे उसमें। तो एक ब्रिज कायम किया गया इंग्लैंड में और हिंदुस्तान में कि अगर उन्होंने कोई अपना एक्ट, कोई रिपोर्ट, कोई इंसिडेंट लागू करवानी है या कोई अपनी बात कहनी है, कोई एक सियासी प्लेटफॉर्म हो। ज़ाहिर बात है उस टाइम के फिर मुसलमान भी उसमें शामिल थे। आप देखते हैं कि कायद आज़म भी उसमें बाद में आके शामिल हुए, और गांधी और बहुत बड़े लीडर थे, और दूसरे भी मुख्तलिफ कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, क्योंकि एक मुतहिदा जमात थी, कांग्रेस किसी एक की जमात नहीं थी। लेकिन अब एक इंसिडेंट होता है और जो कांग्रेस की जो वो खुल के सामने आ जाती है कि इसकी असलियत क्या है, वो इंसिडेंट क्या था। और वो इंसिडेंट 1940 जो है इसमें एक कलीदी किरदार अदा करता है। 1905 आप देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, तकसीम बंगाल जिसे आप कहते हैं। 1905 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, और मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा वो मसला तो नहीं था। बुक्स I.H. कुरैशी ने भी अपनी बुक के अंदर लिखा कि इतना वो उसका जो बंगाल था वो एक बहुत बड़ा सूबा था, अगर उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया, तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल थे वो नहीं हल हो रहे थे। जो उनका वहाँ पे कमिश्नर था वो पूरे सूबे का था, और वो उसकी पूरी जो उसकी थी सर्विस थी उसमें वो पूरे सूबे का दौरा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। तो अगर उसको तकसीम कर दिया तो सियासी लिहाज से भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि तकसीम हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल ख़त्म हो गए, नई सड़कें उस पर बनना शुरू होंगी। तो ये कोई इतना मसला नहीं था कि इस पे आवाज़ उठाना शुरू कर दें। लेकिन आप क्या देखते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई एट द सेम डे। उस दिन क्या होता है कि जो कांग्रेसी लीडर होते हैं, ख़ासकर जो हिंदू हैं, वो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं बैनर्स लेकर, और बहुत बड़ा जो है कि मुसलमानों को ये अलहदा क्यों किया गया। हालांकि मैंने जैसे पहले बयान किया कि वो तो एक बहुत अच्छा उन्होंने किया, एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल जो थे उसका वो जो हल उसमें निकल के सामने आ गया। लेकिन उन्होंने उसकी भरपूर जो है मज़ामत की और कहा कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऊपर जो वायसराय था उस तक जो है वफद जाने लग गए, और उन तक एक प्रेशराइज़ किया उन्हें कि आप जो है इसको कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ये करें। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि मुसलमानों को ये शऊर आ गया कि ये जो कांग्रेस है ये अब प्योर वो जमात जो है ना मुतहिदा थी, वो नहीं रही। अब हमें अपने सियासी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल करनी चाहिए, कुछ अलहदा बनाना चाहिए। 35 लोगों पर मुश्तमिल एक वफद जो है वो वायसराय के पास जाता है, उनसे मिलता है, मुलाकात करता है, और उन्हें कहता है कि यहाँ पे लोग अक्सर गलती कर देते हैं, लेकिन अच्छे जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने इस बुक को बड़े रेफरेंस के साथ, क्योंकि जब भी आप रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं तो उस बुक के अथेंटिक होने की सोर्सेज जो हैं आप देखते हैं, इसके प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं, इसके सेकेंडरी सोर्सेज क्या हैं,
और फिर प्राइमरी सोर्सेज में, सेकेंडरी में आप उसके फर्स्ट हैंड देखते हैं। तो मुसलमान जब वहाँ पे गए, उन्होंने सियासी प्लेटफॉर्म का मुतालबा नहीं किया, उन्होंने बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाए, अलहदा इंतखाबात। तो वायसराय था, उन्होंने कहा सारी जो गेम है इनके हाथ में दे दी तो ये तो फिर बहुत आगे निकल जाएंगे। तो खैर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि आप अलहदा अपनी एक सियासी जमात बना लें। उन्हें था कि पहले कांग्रेस बन गई, ये बनाना चाह रहे हैं, ये बना लें। तो खैर मुस्लिम लीग के नाम से जो एक जमात है वो मुसलमानों की जो है वो अपने वजूद में आती है और वजूद में आके कहती है कि वो ताज बरतानिया के साथ मिलकर कि मुसलमानों की भलाई और बेहतरी के लिए जो हैं रिफॉर्म्स जो हैं या उनकी जो कोटा है मुख्तलिफ सर्विसेज के अंदर ब्यूरोक्रेसी में आगे, तो वो उनमें ले के आएगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल होगी, फिर भी साल साल इजलास मुनक्कद किए गए कांग्रेस पे, और कांग्रेस के जो सालाना इजलास होता था जो साल में एक दफ़ा मुनक्कद किया जाता था, उसमें ये बात बार बार वज़ह कराएगी कि ये जो कांसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये होनी चाहिए। तो मुसलमानों को ज़ाहिर बात है इससे दुख पहुंचता था कि हम तो कांग्रेस जो थी ये इकट्ठे थे और हमने कभी भी, हालांकि सर सैयद अहमद ख़ान ने पहले ये जो 2 कौमी नज़रिया था पेश कर दिया था, लेकिन मुसलमान बहुत बड़ी जमात इसके हामी नहीं थे। वो कह रहे थे कि हम अब भी मुतहिदा होकर इसमें रहेंगे। लेकिन आगे चलते हैं, एक बहुत बड़ा वाक़या होता है कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, या आप उसे कह सकते हैं रिमूवल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तनसीख बंगाल उर्दू में आप उसे कहेंगे। तनसीख बंगाल जब होता है 1911 में, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो पार्टीशन की गई थी 1905 के अंदर, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ताज बरतानिया जब किंग जॉर्ज पंजम यहाँ पे आता है, दिल्ली में उसका जो तख्त पोशी की जाती है, तो वो जो कांसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाती है वहाँ पे। अब देखें मुसलमानों के जज्बात को वहाँ पे कितनी ठेस पहुँची कि उन्होंने कहा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हल हुए थे, हम अलहदा मिला था, और ये तो बिल्कुल अब ये वहाँ से वो जो जड़ें हैं ना, वो कहते हैं कि बीज बो देना किसी चीज़ में, तो वो चीज़ें जो हैं वो निकलना शुरू होगी। ये मेरे ख्याल से, मैं तो इसे शुरू करता हूँ, अक्सर जो हिस्टोरियन है वो इसे शुरू करते हैं वार ऑफ इंडिपेंडेंस से, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसे शुरू करता हूँ, इसका जो पहला स्टेप था उसे पार्टीशन ऑफ बंगाल से। क्योंकि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल अगर आप देखें तो वो जब हुई, तो उन्होंने जब किया तो उस टाइम, क्योंकि जब आप तारीख पढ़ते हैं ऐद मुगलिया की पढ़ लें आप, तो उसमें एक तो बात की जाती है बादशाहों की, उनके क्या थे, कल्चर क्या था, उनके दरबार के अंदर क्या होता था। एक एट द कॉमन पीपल की बात की जाती है। तो वो जो कॉमन पीपल था पाकिस्तान, उधर मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया में जो मुस्लिम्स थे, उनके अंदर जो नफ़रत का बीज बोना शुरू हुआ, मैं उसे शुरू करता हूँ ज़ाती तौर पर पार्टीशन ऑफ बंगाल से, जब तकसीम में बंगाल हुआ। क्योंकि तब उन्हें शऊर हुआ, क्योंकि मुसलमान तो ये कभी से समझ ही नहीं रहे थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगी और उसके बाद ये इतना बहुत बड़ा जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे। लेकिन खैर उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया। हमने देखा कि 1911 में फिर जो है वो कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो शुरू होती है। अब जब कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, उसमें हम देखते हैं कि जो मुसलमान हैं और जो मुस्लिम लीग है वो अब ये तहिया कर लेती है कि अब जो मुसलमानों का जो सियासी प्लेटफॉर्म है या जो मुसलमानों के राइट्स हैं उनके लिए हमने प्योरली जो है कोशिश करनी है। उसके बाद आप देखते हैं कि 2 साल बाद ही जो कायदे आज़म हैं वो शमूलियत इख्तियार करते हैं मुस्लिम लीग के अंदर। ठीक है, अब आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक राइटर हैं IH कुरैशी, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट पे बहुत अच्छी बुक लिखी और उन्होंने इस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब आप चीज़ इंटेलेक्चुअल पढ़ते हैं, हर रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हर लिहाज से आप उसका मुआयना करते हैं, तो उन्होंने रिलीजियस पॉइंट से एक नुक्ता उठाया कि मोमिन जो है एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जा सकता। ठीक है, तो जब मुसलमानों को पहले पता चल गया कि वो जो कांग्रेस थी वो हमारे साथ नहीं है, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाती है, तो दोबारा मिसाक जो लखनऊ है 1916 के अंदर वो हो जाता है। अब जो 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो हम देखते हैं कि जो कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है वो आपस में एक प्लेटफॉर्म पे मुतहिद होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसमें कायदे आज़म भी थे, उसमें गांधी भी थे, और उसमें जो लखनऊ पैक्ट होता है, मिसाक जो लखनऊ जिसे आप कहते हैं, उसमें मुसलमानों की बहुत सारी बातों को माना भी जाता है, उन्हें मेजॉरिटी भी 1/3 मेजॉरिटी की बात की जाती है। और सेकेंडली जो बात की जाती है वो ये है
कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, आपको वो दिए जाएंगे और कुछ उसमें पॉइंट्स हैं, वो आगे डिटेल उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो लेकिन मुसलमानों ने, क़ायद आज़म ने फिर एक कोशिश की कि हो सकता है कि हम एक इकट्ठा मिल के जो है इसको आगे लेकर चलें। लेकिन आगे हम जाते हैं तो देखते हैं कि हालात इसके बरक्स नज़र आते हैं। 1960 में लखनऊ पैक्ट के अंदर जो मुआहिदा किया जाता है, मुसलमानों को अलहदगा नुमाइंदगी, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, 1/3 मेजोरिटी, ये सारी जो एक लंबा पैराग्राफ्स दिया गया था, तो इधर मैं बयान करने लगूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो वो उसकी जो है उन्होंने नफ़ी कर दी और उसमें से कुछ पॉइंट मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के खुद जो अपने लीडर थे, जो टॉप की लीडरशिप थी, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। अब आगे हम चलते हैं, खिलाफत मूवमेंट आती है, उसका खैर 40 पे इतना इफेक्ट नहीं आता। तो आगे हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, आप देखेंगे तो नेहरू रिपोर्ट में जब क़ायद आज़म बात करते हैं, या क़ायद आज़म का जो भी स्टांस रहा है, 1909 में देखें, 1919 में देखें, 1928 में देखें, 14 नकात क़ायद आज़म के देखें, 1929 में देखें, उसके बाद जो खुतबा अलाहाबाद के बाद 1935 का एक्ट आता है इंडिया के अंदर, वो देखें आप, या फिर उसके बाद 23 मार्च को आप देख लें, करारदाद लाहौर को देख लें, उसके बाद आप क्विट इंडिया मूवमेंट को देख लें 1942, उसमें क़ायद आज़म एक बात करते हुए हमेशा नजर आएंगे, एक चीज़ हमेशा कॉमन है सब में, सब इंसिडेंट आप उठा के देख लें, सब एक्ट उठा के देख लें, सब रिपोर्ट्स उठा के देख लें, एक चीज़ आपको कॉमन नजर आएगी। वो कॉमन चीज़ क्या है कि क़ायद आज़म सबसे पहले कहते हैं कि एक लफ्ज़ यूज़ करते थे, वर्ड रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी। वो कहते थे मुसलमान जो थे, ज़ाहिर बात उस टाइम जोशीला भी थे, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, जो बात को है हर इंटेलेक्चुअल हर लिहाज से समझते भी नहीं थे। तो क़ायद आज़म कहते थे कि अगर आपने, जैसे इलामा इकबाल ने 1930 में अलहदा स्टेट की बात कर दी, लेकिन क़ायद आज़म ने इतना इस पे इंडियन राइटर्स हैं, उन्होंने क्वेश्चन भी उठाया कि आपके जो सर सैयद अहमद ख़ान हैं, उन्होंने तो 1867 में कह दिया था, 2 कौमी नज़रिया पेश किया था, इलामा इकबाल ने 1930 में पेश कर दिया था। तो क़ायद आज़म को ये समझने में इतनी देर क्यों लगी, 1940 में आके क्यों किया? पहले हालात और हो चुके थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुकी थी, मिसाक लखनऊ जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसके वो उन्होंने नफ़ी कर दी, उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते। उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट आई, वो अगर आप उसको पूरी पढ़ के देख लें, वो तो बिल्कुल मुसलमानों के अगेंस्ट थी। तो खैर वो क्या फैक्टर्स थे कि इतनी लेट हुई। तो उसके पीछे आप जितनी भी एक्ट देखते हैं, इंसिडेंट देखते हैं, क़ायद आज़म हमेशा एक वर्ड यूज़ करते हैं, नुमाइंदगी की। क़ायद आज़म ने जब शमूलियत इख्तियार की, वो जब गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उन्होंने वहाँ पे भी जाके फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड, थर्ड, उन्होंने फिर 1935 का एक्ट आया, 1909 का आया, 1919 का आया, तो उन्होंने हमेशा एक बात की, उन्होंने कहा कि आप बरतानिया को ये तो पहले मनवाएं कि आपकी जो मुस्लिम लीग है एक अच्छी और प्योर जमात है, ठीक है। जब उन्हें पता ही नहीं चलेगा, उनके नज़रिए में, उनके ख्याल में तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जमात है, कांग्रेस। आप पहले ये तो मनवाएं कि मुसलमान जो हैं वो एक मेजोरिटी के अंदर है, ठीक है। वो बेशक हिंदू के बाद जो है सेकंड जो मेजोरिटी है वो किसके पास है? मुस्लिम्स के पास है। तो आप पहले जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया रिप्रेजेंटेशन का, और वो रिप्रेजेंटेशन का वर्ड है, उनके 14 नकात उठा के देख लो, उसमें भी आपको नज़र आएगा 1909, 1919, हर में ये डीप एनालिसिस है इसके ऊपर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1940 में जब बात की जाती है, आयशा जलाल ने एक बहुत अच्छी अपनी बुक लिखी थी, द सोल स्पोक्समैन। द सोल स्पोक्समैन में उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया 1940 के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि 1940 में आपने करारदाद पूरी पढ़ी, एंड में एक वर्ड यूज़ होता है स्टेट्स। ये एक स्टेट नहीं है, स्टेट्स है, आगे एस भी लगा हुआ है। तो जो मुसलमानों ने दावा किया या फिर मुतालबा किया, वर्ड यूज़ मुतालबा होगा, कि हमें एक अलहदा रियासत चाहिए, तो रियासत के लिए तो वर्ड यूज़ करना चाहिए था स्टेट। तो आयशा जलाल ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, उन्होंने कहा स्टेट्स का लफ्ज़ क्यों यूज़ हुआ है, मतलब मोर देन 2, क्या ये पाकिस्तान, वो क़ायद आज़म अपने विजन के ऊपर क्लैरिफाई नहीं थे, उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने स्टेट्स का वर्ड क्यों यूज़ किया। बहुत अच्छी बात है, उसको मैं क्लैरिफाई भी करूँगा आगे जाके। और फिर इंडियन राइटर्स ने इस पर बहुत प्रोपेगेंडा किया कि जो क़ायद आज़म है वो अपने एम्स ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, या उनका जो विजन था, मंशूर था, उसको लेकर इतने क्लैरिफाई नहीं थे जितने गांधी थे। लेकिन जब आप इसको हवा के अंदर बात कर दें तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप फैक्ट इसको देखें
हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं उनको देखें तो आपको ये बात नज़र आएगी कि क़ायद आज़म ज़्यादा क्लियर थे या गांधी ज़्यादा क्लियर थे। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं गांधी को। गांधी का आप देखें कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू होती है, तहरीक सिविल नाफरमानी। उसमें गांधी के बहुत सारे मुतालबात थे। उसमें एक मुतालबा जो सबसे बड़ा वो ये था, वो कहते हैं कि मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने बहुत लंबी लंबी स्पीचेस की जो अभी उनकी बुक, अपनी बुक में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अपनी बुक में उन्होंने छापी हुई। अच्छा, वो क्या थी? उन्होंने कहा कि हम जो हैं बरतानिया से आज़ादी चाहते हैं, इट्स सिंपल। और उन्होंने कहा इस स्टेप से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, और जो हिंदू थे वो भी, हमारा लीडर जो है वो कभी पीछे नहीं हटेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा जो उसमें आता गया। आगे आप देखते हैं कि लॉर्ड इरविन पैक्ट होता है। तो लॉर्ड इरविन पैक्ट जब होता है और गांधी जब जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बरतानिया में, इंग्लैंड में, तो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कौन कर रहा है? जिन्ना तो नहीं कर रहा, गांधी कर रहे हैं। अच्छा, लीडर भी तो एक इंसान होता है, गलती हो जाती है, इट्स ओके, एक गलती हो जाती है। अब नेक्स्ट आप चलें। नेक्स्ट क्या होता है? जब वो वहाँ से वापस आते हैं, उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, वो कहते हैं कि मैं अपनी तारीख को जो है कंटिन्यू रखूँगा। अच्छी बात है, लेकिन आगे जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये समझिएगा यहाँ पे कि क्लैरिफाई कौन था ज़्यादा अपने गोल्स, एम और ऑब्जेक्टिव को लेकर। 1937 शुरू हो जाता है। 1937 में इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनती हैं। नो डाउट कांग्रेस जो है एक ह्यूज नंबर, क्योंकि 10 स्टेट्स थी, 5 में वो अपनी बना लेते हैं और 2 में मेजॉरिटी पार्टीशन के साथ बनाते हैं, 2 में माइनॉरिटी पार्टीशन के साथ बनाते हैं, और 1 में जो बड़े सूबे थे पंजाब और बंगाल, इनमें नहीं बनती। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो गांधी हैं वो जब जीत जाते हैं इलेक्शन, तो इस पर एक बहुत अच्छी के अजीज़ ने भी अपनी बुक लिखी थी, मर्डर ऑफ हिस्ट्री। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि जब वो इलेक्शन जीत गए, और ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग तो उसमें बुरी तरह आ रही ना, बंगाल और पंजाब को आप निकाल दें, इस फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा मौका था गांधी के लिए। कहता कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हमें नहीं चाहिए, मैं जो अपने मुतालबात हूँ उन पर खड़ा हूँ। उस टाइम उसकी बात मान ली जाती। लेकिन आप अगेन देखते हैं, ये मैं सेकंड पॉइंट रेज किया मैंने, कि अगेन आप देखते हैं कि कंप्रोमाइज़ कौन कर जाता है? गांधी। वो फिर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बना लेते हैं और उसमें वो बुरी तरह फेल होते हैं। आगे आप जाते हैं 22 दिसंबर 1939, जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का एंड होता है, तो मुसलमान वहाँ पे डे ऑफ डिलीवरेंस मनाते हैं, योम निजात। क्योंकि उन्होंने जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आई तो उन्होंने बहुत मुसलमानों पे मजालम डाए। उसमें एक ये भी था कि जो गांधी की जो पिक्चर है वो हर जो ऑफिशियल स्टाफ था, ब्यूरोक्रेसी थे, उनके अंदर लगाएगी। जो स्कूल्स थे, मदरसे थे, वो जो है मंदिरों के अंदर खोलना शुरू हो गए। जो औरतें थी, तिलक लगाना उनको नेसेसरी कर दिया गया, ठीक है। और जब मुसलमान वहाँ पे अजान देते थे, और ये इंडियन राइटर्स ने खुद कोट किया है, ठीक है, खुशवंत सिंह की आप बुक्स उठा के देख लें, उन्होंने खुद इसके अंदर कोट किया है कि जब अजान होती थी तो ढोल बजाना शुरू कर देते थे, और कुछ मसाजिद में उन्होंने अटैक भी किया। ये इंडियन राइटर्स खुद लिख रहे हैं। तो ये जो मैंने सारा साइनेरियो पेश किया आपके सामने, ये जो पीछे मुसलमानों पे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये कुछ इंडियन राइटर्स इसमें लिखते हैं जी ये तो रिलीजन की बेस पे इन्होंने एक अलग स्टेट बना दी। ये रिलीजन नहीं था, ये ह्यूमन राइट्स की बात थी। ये मुस्लिम राइट भी मैंने इसमें काउंट करता। मुसलमान एक बड़ी मेजॉरिटी के अंदर वहाँ पे थे, और जब मेजॉरिटी को आप राइट्स नहीं देते किसी भी स्टेट में, किसी भी नेशन में, किसी भी कौम में, किसी भी मुल्क के अंदर, तो वो उसके खिलाफ बगावत करते हैं। वहाँ पे रेवोल्यूशन आता ही आता है। आप जितने भी दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन आए उनके उठा के देख लें, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहाँ पे उनके राइट्स को जब्त करने की कोशिश की गई, तो वहाँ पे वो जो अवाम है उनके खिलाफ बादशाह के खिलाफ उठ के आ गए। बेशक उनकी जानें गई, लेकिन उन्होंने उस रेवोल्यूशन को कामयाब किया। तो क़ायद आज़म जो थे वो जो फ्रीडम चाहते थे, वो जो पाकिस्तान चाहते थे, वो जो डेमोक्रेसी चाहते थे, मेरे ख्याल में वो सबसे पहले ये था कि उसमें राइट्स की बात की गई थी। और जो इंटरनेशनल लॉ है, बैनुल-अक़वामी लॉ है, उसके मुताबिक स्टेट की डेफिनेशन है कि अगर कोई मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स हैं वो दावा करते हैं हमें एक अलग स्टेट चाहिए, उसकी एक डेफिनेशन बयान की गई है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उसने अपनी एक जो है डेफिनेशन उसमें वो लागू किया। लेकिन जो सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन है वो क़ायद आज़म ने भी की कि हमारा एक अलग रिलीजन है, हमारा अलग आर्ट है, हमारा अलग आर्किटेक्चर है, हमारा अलग नोमेनक्लेचर्स है, हमारा अलग
रिलीजन है, मतलब हम हर लिहाज से जो डेफिनेशन है कौम की, नेशन की, उस पर पूरा उतरते हैं। और एंड में उन्होंने कहा कि वी आर आ नेशन, हम एक कौम है। तो ये जो 1940 था करारदाद लाहौर शेर बंगाल ने पेश की और कायद आज़म ने जो है, ये बेसिकली 3 रोज़ा जो सेशन था 22, 23 और 24 मार्च, इसमें मुख्तलिफ जो हैं राइटर उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि के अजीज़ द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने उसमें जो डेट्स के हवाले से बहुत क्वेश्चन उठाए, ठीक है। और आगे हम चलते हैं कि ये नज़रिया जो था जो कायद आज़म चाहते थे, उन्होंने पहले, अब देखें कायद आज़म की जो इंटेलिजेंसी देखें, लीडरशिप देखें, वो पहले बात कर रहे हैं किसके ऊपर, रिप्रेजेंटेशन में। और जब उन्होंने इलेक्शन हुए 1946 के, वो वहाँ पे उन्होंने मनवा लिया कि ये जो है मुसलमान हर लिहाज से जो है अलग कौम है और जो स्टेट की डेफिनेशन है उस पर पूरा उतरते हैं। एंड में मैं एक छोटी सी एक जो मिथ है उसको क्लियर करके इस पर ख़त्मा करते हैं कंक्लूजन। वो मिथ ये है कि आजकल, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि किसी भी नेशन में जब इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन नहीं होती तो वहाँ पे क्वेश्चन रेज होना शुरू हो जाते हैं। अब पाकिस्तान में जो यूथ है पाकिस्तान की, वो एक कॉमन क्वेश्चन रेज कर रही है और इस क्वेश्चन के आंसर को हम जवाब सही तरह से नहीं दे पा रहे। और जब हम जवाब सही से नहीं देते या सही से सुनते नहीं हैं तो वो ज़ाहिर बात है उसमें बहुत सारी मिथ क्रिएट हो जाती हैं। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि जनाबे वाला 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और कायद आज़म एक्सेप्ट कर लेते हैं कैबिनेट मिशन को, तो आप हाउ कैन यू से डैट कि कायद आज़म पाकिस्तान बनने के हामी थे? कायद आज़म ने तो कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसका जवाब ये है कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया उसमें ग्रुप्स की तश्कील दी गई थी। 3 ग्रुप थे बेसिकली, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में जो था यूपी, बिहार, उड़ीसा, सीपी, ये इलाके शामिल थे, उसमें 2-3 और थे। और ग्रुप सी में पंजाब, NWFP, सरहद, सिंध ये था। और ग्रुप सी में जो है बंगाल और आसाम ये शामिल थे, ठीक है। और ये शर्त आयद की गई कि 10 साल बाद अगर मुसलमान अलहदा होना चाहें, अलहदा स्टेट बनाना चाहें तो कर सकते हैं। अब जो कायद आज़म भी पॉलिटिकल एक लीडर थे, उनका बहुत बड़ा विजन था, मंशूर था। कायद आज़म ने इसको एक्सेप्ट तो किया, लेकिन उसी के साथ कायद आज़म ने योम रास्ते इक़दाम मनाने का भी कहा। पहली दफ़ा अगर कायद आज़म ने किसी प्रोटेस्ट के लिए कहा, कायद आज़म हमेशा एक पीसफुल लीडर थे। आज के लीडर्स को भी उनसे सीखने की ज़रूरत है कि वो जब भी उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए कॉल दी तो वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। तो उन्होंने पहली दफ़ा उसको एक्सेप्ट तो किया, लेकिन जो कायद आज़म ने चाल चली उसमें, या उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन या पॉलिटिकल दिमाग आप कह लें, वो ये था कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया? लियाकत अली खान को। अच्छा, जब लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, सबसे ज़्यादा बोझ उसका किस पे बढ़ा? कांग्रेस पे, क्योंकि एक मामूली सा चपड़ासी जो था उसको भी भर्ती करना होता था उसमें, तो उसमें पहले किससे इजाज़त लेना पड़ती थी? फाइनेंस मिनिस्टर से। और उनका जो मालियात का सारा बजट है वो कांग्रेस पे जिन्होंने किया हुआ था, तो वो किसके पास आ गया? लियाकत अली खान के पास। लियाकत अली खान किसके मेंबर थे? मुस्लिम लीग के मेंबर थे। और अब जो सारी गेम है उनके हाथ से निकल के किसके पास आ गई? मुस्लिम लीग के पास आ गई। अपनी तरफ से कांग्रेस ने ये चाल चली थी। खुशवंत सिंह ने भी अपनी किताब में इसको कोट किया है कि उन्होंने जब फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, उन्होंने कहा मालियात का ये होगा, जब वायसराय कोई हिसाब कैलकुलेशन मांगेगा या बरतानिया मांगेगी, हम कहेंगे जी सर ये मिनिस्ट्री तो है मुस्लिम लीग के पास, ये तो वो है, ठीक है, वो जाने आप जाने, हमसे तो उनसे बरी हैं। लेकिन वो खुद ही इस जाल में फंस गए। तो अब वो इस पर मजबूर हो गए कि हम इन्हें जो है अलग एक स्टेट दे देते हैं। लेकिन उन्होंने जो वो स्टेट दिया, जैसे मैंने पहले बात की, आयशा जलाल ने भी अपनी बुक में किया द सोल स्पोक्समैन में, कि वो जो स्टेट्स का वर्ल्ड था वो उसके जोग्राफिया पे आप बात कर सकते हैं, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। लेकिन एट द एंड कायद आज़म को ये भी ऑफ़र की गई कि आप एक बहुत बड़ा इलाका ले लें जो पाकिस्तान से बहुत बड़ा था, जोग्राफियाई लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप उसमें ये क्या करें कि जो मरकज़ी हुकूमत है वो मुतहिदा होगी। तो कायद आज़म ने कहा इससे अच्छा है कि मैं एक अलहदा एक छोटा ले लूँ, लेकिन उसमें जो है मुसलमान जो है अपनी उनकी हुकूमत हो, एक अलहदा जो स्टेट है वो हम उसको लेके आएँ। तो करारदाद लाहौर जब पेश की गई एट द एंड, उसमें बहुत सारे कांग्रेसी लीडर थे, उन्होंने मजाक उड़ाया, जैसा कि सरदार पटेल ने कहा कि ये किसी दीवाने का ख्वाब है, ये सरदार पटेल के वर्ड है। और उसके बाद गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि मुसलमान इसको कबूल नहीं करेंगे क्योंकि उनका मज़हब खुदकुशी की इजाज़त नहीं देता, ये गांधी के वर्ड्स हैं। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा,
उनके जो वर्ड्स थे उन्होंने अपनी बुक के अंदर भी कोट किया कि मैं इस दानिश से महरूम हूँ, समझने से महरूम हूँ कि कैसे कोई इंसान अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन को पाक और नापाक दो हिस्सों में तकसीम कर सकता है। और इसके बाद एक और उनके लीडर्स थे, उन्होंने राजगोपालाचार्य जो बहुत एक्टिवली लीडर थे, उन्होंने कहा कि ये जो क़ायद आज़म का जो कंसेप्ट है करारदाद लाहौर का, ये ऐसे ही है कि दो भाइयों के दरमियान गाय की तकसीम पर झगड़ा हो और वो उसको आप दरमियान में से काट कर आपस में तकसीम कर लें, ठीक है। लेकिन उनको एक चीज़ की समझ नहीं आ रही थी, वो क्या थी कि हमने जब इनके हकूक़ सल्ब किए हैं, जब भी किसी भी स्टेट में किसी भी नेशन में जब हकूक़ सल्ब किए जाते हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम्स के नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम एक मेजॉरिटी के अंदर थे हिंदुओं के बाद। तो जब भी सलब किए जाते हैं हकूक़, तो वहाँ पर जो है वो ज़ाहिरी बात है रेनेसेंस आपको वहाँ पे नज़र आएगी, रेवोल्यूशन आपको वहाँ पे नज़र आएगी। तो मुसलमान भी जो हैं, जो क़ायद आज़म हैं, वो जो बेसिकली पाकिस्तान मांग रहे थे, जो वो डेमोक्रेसी मांग रहे थे, वो जो जमहूरियत मांग रहे थे, वो जो मुसलमानों के राइट्स की बात कर रहे थे, वो जो मैंने सिनेरियो पेश किया 1940 से पहले का, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल से शुरू होता है सर, पार्टीशन ऑफ बंगाल से चलता है, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, उससे आगे बाद आप देखते हैं खिलाफत मूवमेंट होती है, उसके बाद 1928 पे मुसलमानों पे जुल्म ढाया जाता है, कांग्रेसी लीडर नेहरू रिपोर्ट जब पेश करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप देखते हैं कि 1935 का जो एक्ट आता है, 1937 में तो हद ही उन्होंने कर दी ना कांग्रेस वालों ने। उसमें उन्होंने क्या किया, जब इनकी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आई तो उन्होंने वो जैसे मैंने आपको बताया कि गांधी की तस्वीर लगाना लाजमी करार दे दिया गया, और उसमें जो मुसलमान औरतें हैं वो तिलक लगाएंगी, ठीक है। जो मदरसे हैं, जो स्कूल हैं, वो मंदिरों के अंदर खुलना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये जो सारा साइनोरिया था, वो एक बहुत अच्छे वेस्ट के राइटर हैं, ब्रिटिश राइटर हैं, उन्होंने एक बुक भी लिखी व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो उसमें वो जो पहला पॉइंट रेज करते हैं वो करते हैं हिस्टोरिकल इमेजिनेशन का। वो कहते हैं अगर आपने हिस्ट्री को समझना है सबसे पहले, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए हैं, अभी इतना खैर टाइम नहीं है, तो उस लिहाज से उन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट वहाँ पे रेज़ किया वो था हिस्टोरिकल इमेजिनेशन। अगर आपने वाकई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, या आप हिस्ट्री को समझना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है वो है हिस्टोरिकल इमेजिनेशन। आपने आप को खुद को एक अपने दिमाग को उस तसव्वुर में, उस इन्वायरमेंट में लेके जाना होता है जहाँ पे ये चीज़ें हो रही होती हैं। किसी भी इलाके की हिस्ट्री पढ़ें तो 1940 से पहले ये जो सारे एक्ट आए, इंसिडेंट आए, रिपोर्ट्स आए, मुसलमानों पे मुजालम ढाए गए, तो उसका जो रेनेसांस आया, रेवोल्यूशन आया उसके मुकाबले में, मैं तो इसे एक रेवोल्यूशन का नाम देता हूँ, ठीक है। और जो मुसलमानों ने एक अलग रियासत बनाई, और जो क़ायद आज़म है वो अपने मिशन के अंदर कामयाब हुए। और जैसे कि मैंने बताया कि गांधी को क्लियर थे अपने मिशन को लेके, कि क़ायद आज़म क्लियर थे। और ये जो मिथ क्रिएट हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, अब ये क्यों हो रही हैं, डी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की वजह से हो रही हैं, तो इसका आंसर भी हमने और आपने सब लोगों ने मिलकर देना है। क्योंकि ये मैं समझता हूँ हिस्ट्री के जो ये स्टूडेंट्स हैं, ये बेसिकली जो एक पीछे गिलानी फाउंडेशन ने एक रिसर्च की कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो बुक रीडर्स हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। कोर्स वर्क को निकाल के, रिलीजियस को निकाल के 75% वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कोई एक बुक भी नहीं पढ़ी। पाकिस्तान में बात हो रही है, ठीक है। और पीछे कितना बच जाता है, 25 में से भी जो एविड यूज़र्स हैं आपके, वो लेस देन 9% है, ठीक है। और जब हम नहीं पढ़ते तो जाहिर बात है उस स्टेट में बहुत सारी मिथ भी क्रिएट होती हैं, लोगों में सुनने का जब कोई बात की जाती है उसमें हौसला नहीं होता, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ एट द एंड, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है हर इंसान पे ये जो, क्योंकि आप देखें जो भी रियासत होती है किसी भी मौजूदा दुनिया में अगर बात करते हैं, वहाँ पे हर इंसान को इंटेलेक्चुअल नहीं होता, ठीक है। जो एक ख़ास तबका होता है जो बुक रीडर्स का होता है, जिन्हें अल्लाह पाक ने ये शऊर दिया होता है, या खुद वो सोचो विचार करते हैं और उस पर गौर फ़िक्र करते हैं कि हमने इंसानियत के लिए क्या करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों की जो काविश है, इदारा लाहौर शनासी फाउंडेशन और इदारा हिस्तोनेस्त, आप सबका बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट भी आप जो हैं ऐसे प्रोग्राम जो हैं इन्हें ऑर्गेनाइज़ किया करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ऑडियंस के लिहाज से कि कोई एक इंसान भी है, अगर उसका कोई कंसेप्ट है, कोई मिथ थी, वो क्लियर हो गई है, तो मैं समझता हूँ इसका हक क्लियर हो गया। आज का ये जो हमारा सेमिनार था, सेशन था, इसके हवाले से मेरा खुद भी अपनी ज़ाती ये राय है कि अगर किसी एक इंसान की कोई मिथ थी लाहौर रेजोल्यूशन को लेकर, करारदाद पाकिस्तान को लेकर, तो अगर वो उसकी क्लियर हो गया तो इस सेमिनार का सेशन का हक जो है अदा हो गया। तो यही वजह है कि पाकिस्तान की जो वजह है
वो ताकतवर तबका जो कांग्रेस की शक्ल में था, अंग्रेज़ की शक्ल में था, जिस भी शक्ल में था, उनकी जानिब से जब मुसलमानों के हकूक़ सल्ब किए गए और उनको जो बुनियादी हकूक़ से महरूम किया गया, रखा गया, तो यही वो सोच ही एक अलग वतन का जो है वो मुतालबे की वजह बनी। तारीख़ एक मुसलसल अमल का नाम है और एक ये सिलसिला जो है ये सदियों तक और क़यामत तक जारी रहेगा, जिसमें बहुत सारे पहलू जो है वो रह जाते हैं, बहुत सारे हक़ाइक़ जो है वो दबा दिए जाते हैं, बहुत सारे मामला जो है वो पसे पर्दा डाल दिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी जो मुहक्किक हैं, जो तहकीक करने वाले हैं, वो इन चीज़ों को खोद कर निकाल कर सामने लाते हैं और इस पर फिर एक बहस के ज़रिए से इस पर एक नया नरेशन जो है वो तामीर किया जाता है।